Hello and welcome my dear amazing parents and brilliant students. Welcome to this video and इस वीडियो में आज हम लोग लेवल 2 के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी क्लास 5 के लिए। जी हाँ पेरेंट्स एंड बच्चों, लेवल 2 का मतलब है जिन बच्चों ने अपने ओलंपियाड का लेवल 1 क्लियर कर लिया है, उन बच्चों को लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है। उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट दैट डजंट मीन कि जिन बच्चों का लेवल 1 क्लियर नहीं हुआ है वो इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली वो बच्चे भी इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो बेसिकली उन बच्चों के लिए तो ये 100% है ही सही जिनको लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है। बट जो बच्चे अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और लेवल 1 को भी आने वाले साल में बहुत अच्छे से आपको पेपर देना है, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 रहने वाले हैं, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हुआ था। टाइम आपका 1 आवर ही रहने वाला है। देन उसके बाद में इन क्वेश्चंस का जो डिवीजन है वो थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन साइंस से आएंगे। लेवल 1 में आपके लॉजिकल रीजनिंग और साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो 2 सेक्शन होंगे उसमें 45 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल जनरल साइंस से आने वाले हैं एंड 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर अचीवर सेक्शन, जिसको कि हम HOTS सेक्शन बोलते हैं। मार्क्स के डिवीजन की बात करें, टोटल मार्क्स आपके 60 मार्क्स का पेपर होगा बच्चों। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो उसका क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल भी क्यों ना हो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन 45 क्वेश्चंस के लिए आपके 45 मार्क्स रहने वाले हैं और अचीवर सेक्शन में पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करें। इसका दूसरा रीजन ये भी है बच्चों, जब आपकी मेरिट निकाली जाती है, लेट्स से कि 2 बच्चों के एक साथ 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनमें से फर्स्ट किसको आना चाहिए, तो फर्स्ट उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है जिस बच्चे के अचीवर सेक्शन में मार्क्स ज्यादा होते हैं। सो दैट इज व्हाई मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको अचीवर सेक्शन को जरूर ट्राई करना है। थोड़ा सा लेवल हार्ड होता है बट वी शुड ट्राई। क्या पता आपका कोई क्वेश्चन सही हो जाए और मे बी जब हम यहाँ पे रैंक की बात करते हैं तो आपकी रैंक में उससे आपको बेनिफिट मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे साइंस क्लास 5 लेवल 2 पेपर। लेवल 2 पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं and the first section will be science only. लास्ट भी आपका सेक्शन साइंस ही रहने वाला है, सिर्फ अचीवर सेक्शन होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंस आउटर कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में आपके एंट्स और बीज भी आगे, उनके वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंस हार्ड वाटर कवरिंग होती है जिसको कि हम क्यूटिकल बोलते हैं। सो ये क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी इन दीज एनिमल्स। वाटर लॉस को ये क्या करती है, रिड्यूस करती है और उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Each option contains 4 animals, out of which the encircled one is odd one. Odd one मतलब जो कि अलग होगा. Select an option in which odd member is not encircled correctly. So the first rule for any examination is read the question very carefully. क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हमें आता है बट जल्दबाजी में हम गलत आंसर को भी टिक कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है which odd member is not encircled correctly. So the first option says zebra, giraffe, frog, cow. अब आप देखो ये herbivore है, ये herbivore है, herbivore है, ये herbivore नहीं है, so that means it is encircled correctly. So second option says tiger, wolf, lion and bear. So यहाँ पे tiger, wolf, lion आपके क्या हैं एंड बेयर सही है क्या? बेयर क्या होते हैं आपके ओमनिवोर, ये क्या होते हैं आपके कार्निवोर। सो दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। मैन, रैट, स्क्वेरल एंड रैबिट। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज मैन, रैट, रैबिट। अब यहाँ पे देखो स्क्वेरल क्या है, स्क्वेरल इनसर्कल्ड इनकरेक्टली। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, वल्चर, क्रो, हाइना, वुल्फ, ये आपके जो है ये ओमनिवोर है एंड वुल्फ शुड बी व्हाट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज in all the given options animals are classified on the basis of their eating habits as we have discussed. Man, rat and squirrel are omnivore, ठीक है। squirrel आपकी क्या होती है, omnivore होती है।
while rabbit is a herbivore, so rabbit should be encircled. यहाँ पे क्या है बच्चों, rabbit को encircle करना चाहिए because ये तीनों तो एक ही कैटेगरी के हैं. So समझ में आ गया. देखो क्वेश्चंस क्या है, इजी है, लेकिन इसको आपको ट्रिकी वे में पूछा गया है. So this is the main role of level 2. Match the column 1 with column 2 and select the correct option. Column 1 में है prawn, earthworm, grasshopper, pigeon and column 2 is lung, spiracle, gills and moist skin. अब आपको पहचानना है कि कौन कौन से इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स है. So जो भी आपको एग्जैक्टली आता है पहले तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि पीजन के क्या होते हैं. पीजन के आपके लंग्स होते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है. इजी है बच्चों. अगर आपको दो ऑप्शन भी ढंग से आते हैं तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो. राइट. सो अब देखो, अगर आपको पता है कि पीजन के, मुझे पता है उसके तो क्या होते हैं, लंग्स ही होते हैं. सो दैट मीन्स डी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए. अब डी का फर्स्ट किस में है, इन दोनों में है. सो दैट मीन्स इस और इस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. बट इंपॉर्टेंटली अगर आप 100% श्योर है तो ही इस एलिमिनेशन रूल पे जाना है. अदरवाइज 1 by 1 सारे आपको चूज करने हैं. देन उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे ग्रास ओपर का पता है. ग्रास ओपर के क्या होते हैं, स्पाइरकल्स होते हैं. ठीक है, तो सी का 2 किस में है, सी का 2 इज इन ऑप्शन नंबर ए. सो मेरे हिसाब से तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. इसको हम डिटेल में इमेज की फॉर्म में देख लेते हैं बच्चों. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्रॉन. प्रॉन को आप देख सकते हो कि इसके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. राइट. अर्थवॉर्म की हमने क्या बात करी है, सेकेंड नंबर. ठीक है, अर्थवॉर्म के आपके क्या होते हैं, मॉइस्ट स्किन. ठीक है, अपनी स्किन से ये क्या करता है, ब्रीथ करता है. सिमिलरली हमने पीजन की बात करी थी, लंग्स है. एंड यहाँ पे आपका ग्रास ओपर है. ग्रास ओपर के क्या होते हैं, होल्स होते हैं. राइट. और यहीं पे हमने बात करी कि जो ग्रास ओपर है आपका, उसके क्या होते हैं, सीकर, हाँ सीकर 2 स्पाइरिकल्स होते हैं. ठीक है, होल स्पाइरिकल एक ही बात है. सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है, पिक्चर से आप सब लोग और अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल्स. अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा लग रहा हो कि ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो स्पीड अप करके देख सकते हैं. रैबिट्स, बट यहाँ पे सजेशन यही रहेगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे सो दैट पूरे साइंस का रिवीजन हो जाए. Rabbits and hares have strong and longer forelimbs than hind limbs. Ostrich has large, heavy body and well-developed wings. Turtles swim by kicking the water with their webbed hind limbs. Snake moves by curving and straight lining its body. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, करेक्ट आंसर पूछा है. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर डी. स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे कर्व करते हैं एंड फिर बॉडी को स्ट्रेट करते हैं और इस तरीके से वो मूव करते हैं. राइट. हाँ, यहाँ पे क्यों इनकरेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है. देखो, रैबिट्स एंड हेयर होप इंस्टीड वॉकिंग. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो वॉक करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, हॉप करते हैं, मतलब जंप करते हैं. देखा ना आपने, जैसे हॉपिंग का मतलब है इस तरीके से जब हम उठ के करते हैं. ठीक है, देयर हिंड लिम्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देयर फोर लिम्स. फोर लिम्स का मतलब है ये आगे वाले हिस्सा, और हिंड लिम्स में आपके पैर वाला हिस्सा आ गया. ऑस्ट्रिच हैज लार्ज हेवी बॉडी एंड पुअरली डेवलप्ड विंग्स. क्वेश्चन में पूछा था कि इनके अच्छे से डेवलप्ड विंग्स होते हैं, बट यहाँ पे पुअरली डेवलप्ड विंग्स है, सो इट कैन नॉट फ्लाई. टर्टल्स यूज देयर फोर लिम्स एज फ्लिपर फॉर स्विमिंग. ठीक है, ये फोर लिम्स का यूज करते हैं. टर्टल्स स्विम बाय किकिंग द वाटर एंड देयर हिंड लिम्स पूछा बोला है क्वेश्चन में, लेकिन ये फोर लिम्स की हेल्प से स्विम करते हैं. राइट. सो द गिवन फिगर इज ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द जॉइंट प्रेजेंट इन एरिया JKLM. JKLM में आपका कौन सा जॉइंट है, जॉइंट J कैन बी ग्लाइडिंग जॉइंट एंड अलाउज बोन टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. जॉइंट M इज अ पिवट जॉइंट. M आपका पिवट जॉइंट है क्या, and allows movement in all direction. Joint K is a hinge joint and allow back and forth movement. K क्या है आपका, hinge joint है क्या. Joint L can be ball and socket joint. L आपका ball and socket joint जो hip में है, ये क्या है क्या, and allows sideways movement only. So the correct answer should be option number C. Joint K is a hinge joint. जो आपका joint K है वो hinge joint है and allows back and forth movement. आपने देखा होगा ना आगे पीछे, जैसे हम अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं तो जो डोर होता है उसका भी क्या होता है, hinge joint होता है. आगे पीछे उसको आप ओपन कर सकते हैं. राइट. So the joint K shows in figure is hinge joint. As we have discussed, hinge joint is present in elbow, knees and fingers and toes. It allows the movement in one direction only, that is back and forth. This type of joint works like hinge joint in door,
joint joint J is a pivot joint L is a ball and socket joint। अच्छा यहाँ पे समझा देते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि आपके शोल्डर में भी होता है और हिप्स में भी होता है, ठीक है। देन उसके बाद में बोला है कि जॉइंट J इज अ पिवट जॉइंट J इज अ पिवट जॉइंट नेक में जो होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मूव करवा सकते हैं। एंड देन लास्ट कौन सा बचा, M इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। M कहां पर है आपका, यस M इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। सो ये बाकी सारे जॉइंट्स भी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ह्यूमन ब्रेन हैज डैश मेन पार्ट्स, the largest part of brain is dash which is responsible for dash and dash control the involuntary activities of the body such as this। अब आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कितने पार्ट होते हैं वो सिंपल सा, आपको पहले तो इसका एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है बच्चों, ठीक है, उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है 3 पार्ट्स, ठीक है, ये होते हैं 3 मेन पार्ट्स। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यस ये आपको पता होना चाहिए, द लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रम, ठीक है। सेरेबेलम नहीं होता है, सेरेब्रम होता है। मैं इसका पिक्चर भी दिखाने वाली हूं। तो 2 आपका सेरेब्रम होने वाला है, सेरेब्रम। चलो देखते हैं, ये 3 भी हमने डिस्कस किया। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस एंड दिस, ठीक है। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दिस, कमेंट सेक्शन में बताना 3 का आंसर। 4 मैं बता देती हूं, मेमोरी। देन उसके बाद डैश कंट्रोल द इनवॉल्युंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, यस 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 करेक्ट आंसर। तो अब यहां पे मैंने टिक लगाने से आप लोगों को क्लियर हो ही गया है कि करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बट 2 चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देखो ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं बच्चों। 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, हमने डिस्कस किया। देयर आर 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज cerebellum एंड द सेकंड वन इज सेरेब्रम एंड द थर्ड वन इज मेडुला। ऑल्दो बहुत बड़ा और भी सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे मोटे लेवल पे आपको यही समझना है। सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एज वी हैव डिस्कस दैट इज सेरेब्रम, ये जो येलो वाला पार्ट है, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। हमने क्वेश्चन में पूछा था, मैंने आपसे बोला आपको मेमोरी तो गिवन है यहाँ पे इसमें, लेकिन एक और ऑप्शन है 3 दैट इज लर्निंग, ठीक है। ये जो लर्निंग ऑप्शन दिया हुआ है। देन उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ठीक है। तो हार्ट बीट 6 नंबर पे है, ठीक है, और 5 नंबर पे क्या आना चाहिए, 5 नंबर पे होना चाहिए मेडुला। अब अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में 5 नंबर पे सेरेबेलम की जगह मेडुला होता सो तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता, बट यहाँ पे एक ऑप्शन गलत गिवन है, सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से इसको समझते हैं। द ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज व्हाट, सेरेब्रम, which is responsible for learning. 3 number is learning, 4 number is memory, and 5 number is what, medulla controls the involuntary activities, जो कि मतलब मूवमेंट नहीं है जिसमें बॉडी खुद से करती है, of the body such as heart beat, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर बेरी? इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, इट कॉजेज नर्वस डिजनरेशन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, इनटेक ऑफ डाइट रिच इन अनपॉलिश्ड राइस, फिश एंड मीट हेल्प टू प्रिवेंट द डिजीज। सो व्हाट शुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। वैक्सीनेशन से बेरी का क्या है, वैक्सीनेशन बच्चों उस चीज के लिए किया जाता है जो कि हम बोलते हैं जैसे पोलियो हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन यूज करते हैं। बट बेरी तो क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। अगर आप प्रॉपरली विटामिन B1 नहीं खाओगे तो आपको बेरी हो सकता है और उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ठीक है। और किस डाइट को हमें लेना चाहिए, जो कि राइस, फिश और मीट में ये सारी चीजें B1 प्रेजेंट होता है। सो बेरी इज ए डेफिशिएंसी डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज caused due to deficiency of vitamin B. This disease can be prevented by diet, जैसा कि हमने डिस्कस किया ऑप्शन नंबर डी में, rich in unpolished rice, fish, meat and cereals, but not by vaccination. Vaccination is effectively way of preventing communicable diseases, जिसमें कि communicable जो कि एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। उन सब चीजों के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। Which of the following group of food items help in growth and repairing of worn out tissue? कौन सा फूड ग्रुप आपको हेल्प करता है? मीट, सोयाबीन, पल्सेस, फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
देन उसके बाद में चीज, बटर एंड नट्स, ब्रेड, व्हीट एंड सीरियल्स। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, मीट, सोयाबीन एंड पल्सेस। ठीक है, वॉर्न आउट टिश्यूज को, तभी तो हमें बोला जाता है ना, जब जिम जाते हैं तो अच्छे से क्या खाओ आप, प्रोटीन के सोर्सेज खाओ। प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयरिंग द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड हीलिंग स्मॉल कट्स एंड वाउंड। मिल्क, एग्स, मीट, सोयाबीन ये सारे रिच इन प्रोटीन सोर्सेज है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया, एनीमिया, कोलेरा, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड एंड रिकेट्स, अमोनिया, डिसेंट्री, गोइटर, मलेरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड प्लेग। अब इसमें समझना ये बच्चों की पूरा ग्रुप किसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है ग्रुप ऑफ डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड प्लेग। ये सब चीजें ऐसी है जब हमें बोला जाता है, ऑल्दो जैसे जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं कि अगर किसी के हो जाती है तो हम उसके पास में नहीं जाते हैं, क्यों, चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं, सो दैट कि वो ट्रांसफर ना हो। द डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये जो टाइफाइड है, प्लेग, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ये सारी क्या है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। So, study the given classification chart carefully and identify PQRS। अब बताना आपको PQRS क्या है। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम कट पोर्शन ऑफ स्टेम, स्टेम से ही जो नया प्लांट हो जाता है। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम बल्ब शेड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम से कौन सा, फ्लावरलेस प्लांट एंड रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू ये ग्रो करता है। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट ऑन एजेस ऑफ द लीव्स। ब्रायोफाइलम, स्ट्रॉबेरी, फंगाई, बुगनवोलिया। अब आप समझोगे कि मैम ये सारे प्लांट्स तो हमने देखे ही नहीं है, तो ये एग्जैक्टली दिखने में कैसे होते हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। सी मतलब पी आपका होना चाहिए, बुगनविलिया। न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम कट पोर्शन ऑफ स्टेम। आपने देखा होगा ना, एक ना पिंक पिंक रेड रेड कलर का बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए रहते हैं, तो वो क्या है, वो आपका बुगनविलिया होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो यहीं से स्टेम से ही आपने कट कर दिया और इजीली आप उसको न्यू प्लांट की फॉर्म में ग्रो करवा सकते हो। नेक्स्ट है क्यू, क्यू शुड बी अनियन, अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये। ठीक है, तभी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूट नहीं होती है, कैरेट रूट होता है, लेकिन पोटैटो और अनियन आपके क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। सो क्यू शुड बी अनियन। देन आपका आर है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या है, फ्लावरलेस होता है, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है एंड रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स एंड हियर यू कैन सी ये स्पोर्स के थ्रू ही यहाँ पे फंगाई आ जाती है, राइट। सो एस क्या है, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट ऑन एजेस ऑफ लीव्स। एजेस ऑफ लीव्स से ही यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, नए प्लांट्स आ जाते हैं और वो किस में आते हैं, एंड वो आते हैं आपके ब्रायोफाइलम में। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शंस आप एक एक ट्राई करके देखना, यहाँ पे डिस्कस करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। So next question is which among the following crops is not sown in summer season? Summer season में हम कौन सी crop grow नहीं करते हैं? So the correct answer is option number A, wheat। आप क्यों, देखो बच्चों, wheat की जो कटिंग है ना वो अभी आने वाले टाइम में होने वाली है। अभी क्या चल रहा है, जनवरी, सो फेब में, लगभग फेब एंडिंग में, मार्च में wheat की कटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये सारे जो भी क्रॉप्स हैं आपको पता है 6 मंथ से ज्यादा नहीं लगते हैं। सो समर में हम क्या करते हैं, बाजरा करते हैं, लेकिन समर में हम लोग व्हीट नहीं करते हैं, ये विंटर सीजन में होती है। ठीक है, और समर सीजन की जो क्रॉप्स होती है उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ। दीज क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन मॉनसून रेन्स। एग्जाम्पल राइस, मेज, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, ये सभी क्या है आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, वाइल व्हीट इज अ विंटर क्रॉप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, fill in the blanks with correct option। reddish is dash crop, mustard is dash crop, millet is dash crop। अब आपको बताना है, अभी हमने डिस्कस किया मिलेट क्या है आपकी समर मतलब कि खरीफ होगी या रबी होगी। समर मतलब कि आपकी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया खरीफ होने वाली है। तो अगर आपको एक भी आंसर पता है कि मिलेट आपकी जो 3rd नंबर की है वो क्या है बच्चों, वो आपकी खरीफ है। तो खरीफ मतलब या तो ये होगा या ये होगा, 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। देन उसके बाद में अगर आपको पता है कि मस्टर्ड जो है वो मस्टर्ड क्या है, मेरी रबी की क्रॉप है। रबी मतलब कि जो विंटर सीजन में होती है,
मस्टर्ड की भी अभी कटिंग आने वाली है, फरवरी में मस्टर्ड की भी कटिंग हो जाएगी। सो ये भी क्या है, एक रबी क्रॉप है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि दोनों में सेम चल रहा है। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज रेडिश इज, मूली जो है आपकी वो कौन सी क्रॉप है? सो जो मूली है बच्चों वो आपकी रबी क्रॉप, मतलब विंटर में ही तो मूलियां ज्यादा आती है ना, देखा होगा ना आपने विंटर सीजन में जो आपकी रेडिश है वो बहुत ज्यादा आती है। So that is why the correct answer is option number C. Select incorrect statements for good crop production and select the correct option. Adding manure and fertilizer make the soil fertile. Grazing should be allowed in crop field. Oh my god, खा जाएंगे तो फिर बचेगा क्या? Weed should be removed. Harvested crop should be stored in dry place. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? Incorrect statement, right? So that is why the correct answer should be option number C, क्योंकि बाकी सारे तो स्टेटमेंट आपके करेक्ट ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन says the given figure shows plant parts labeled as PQRS. Which of the following options correctly list the plants in which labeled part is edible? अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट आपका एडिबल होने वाला है। P is sugar cane, potato, sweet potato. चलो इसका मैं पहले करेक्ट आंसर बताती हूँ, देन हम इसको समझेंगे। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। S क्या है आपका? टर्निप। S क्या है? टर्निप। अब आपको पता है जो टर्निप होता है वो क्या है? रूट होता है, राइट। देन उसके बाद में और क्या क्या हो सकते हैं आपके? कैरेट। कैरेट भी आपकी क्या होती है? रूट होती है। रेडिश, रेडिश भी आपकी क्या होती है बच्चों? रूट होती है। बाकी के ऑप्शंस देखो, आर क्या है आपका? आर मतलब कि राजमा, ठीक है, ये हो सकता है। सोयाबीन, बट ब्रिंजल नहीं हो सकता ना, सो दैट इज वाई ये इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद क्यू स्पिनच, क्यू आपका स्पिनच हो सकता है, बट कॉलीफ्लावर कैबेज कैसे होगा? ये तो फ्लावर है, ये लीफ है, राइट। सो ये भी नहीं हो सकता है। P शुड बी शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अब देखो P क्या है आपका? स्टेम। शुगर केन तो हो सकता है, बट पोटैटो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है तो ये भी नहीं हो सकता है। स्वीट पोटैटो तो वैसे ही रूट हो गया। सो दैट इज वाई P भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, सेम टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सो डिफरेंट पार्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया, यही सारी चीजें। ब्रिंजल इज एन एडिबल फ्रूट ईटन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। डैश रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा। अब यहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है, राइट। सो ग्रेनाइट रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा। As we know, granite is the example of igneous rock. Igneous rocks are formed by slow cooling of lava. जब लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो क्या बनती है? igneous rock बनती है। और इसके एग्जाम्पल्स बाकी और क्या है? शेल एंड कॉग्लोमरेट आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। शेल और जो कॉग्लोमरेट है ये क्या है? आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। एंड गिनीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन? कौन सी लेयर हमें बचाती है? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। The second layer of atmosphere, that is called stratosphere, contains ozone gas which absorbs harmful ultraviolet rays from the sun. अब आपको क्या करना है? लाइन से जो आपकी 5 लेयर्स होती हैं वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आएगी? सेकंड नंबर तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर हमने डिस्कस कर ही लिया है, बट बाकी की कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर कब आएगी, मेसोस्फेयर कब आएगी, और बाकी भी एक्सोस्फेयर कब आएगी, वो सारे कमेंट सेक्शन में लाइन से बताना है। विच प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ एलम पार्टिकल टू सेपरेट डर्ट पार्टिकल्स? कि हम एलम कौन सी प्रोसेस में ऐड करते हैं? सो वी यूज एलम इन सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। सेडिमेंटेशन इज द मेथड इन विच इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज लाइक सैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब है बच्चों, जो सैंड जैसे वाटर में मिक्स है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठीक है। रखने से क्या होता है? पानी ऊपर आ जाता है, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन इंक्रीज्ड बाय एडिंग स्पेशल केमिकल। अब ये जल्दी से करवाना है, अच्छे से करवाना है, तो हम उसमें क्या करते हैं? एलम ऐड कर देते हैं, राइट। और उसको हम एलम ऐड करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग।
Alum particle attach themselves to the dirt particles suspended in muddy water, making them heavier. उससे क्या हो जाते हैं, वो और ज्यादा हैवी हो जाते हैं, और जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जो ऊपर का क्लीन वाटर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू फिल्टर आउट कर लेते हैं. क्लियर है? सिंपली एलम क्या करते हैं, जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनको और ज्यादा हैवी कर देते हैं, जिससे कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और ऊपर वाले क्लीन वाटर को हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं. Identify the correct statement among the following. Subsoil layer of soil profile contains large pieces of rock. अब यहाँ पे आपको layers पता होनी चाहिए. And less amount of water, marble and slate are formed by cooling of magma, coming out of volcano eruption. Water table of place having droughts for a long period of time gets lower because of continuous evaporation. Filtration is used for removing soluble impurities from water. So the correct answer is option number C. Water table of place having droughts for a long period of time gets lower because of continuous evaporation. कि जो वाटर टेबल है, पानी जो है हमारे अर्थ के अंदर, वो जो वाटर टेबल है वो क्या करते हैं, टाइम के साथ में धीरे धीरे कंटिन्यूस इवेपोरेशन की वजह से, पानी का भाप बनने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वाटर टेबल क्या हो जाती है, नीचे होती चली जाती है. राइट? सो सबसॉइल, इसको एक बार और अच्छे समझ लेते हैं. सबसॉइल लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज a layer present below the topsoil and contains bits of partly weathered rock. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, contains large pieces of rock, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. देन सेकेंड हमसे क्या बोला है, it contains very little organic matter, ठीक है, and contains water. Marble and slate are the example of metamorphic rock. Marble and slate are formed by cooling of magma coming out of volcanic eruption. नहीं, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का है, सेडिमेंट्री का नहीं है. दे आर फॉर्म ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं उसकी वजह से क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. Due to heat and pressure, filtration is used for removing insoluble impurities from water. Filtration जो है is used for removing soluble impurities, जबकि हमने बोला है यहाँ पे जो filtration process है वो किसके लिए यूज होती है, insoluble impurities के लिए, क्योंकि अगर वो soluble है, मिक्स हो जाएगी, तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे. फिल्ट्रेशन जैसे चाय छानते हैं, तो वो जो चाय छन्नी में चाय पत्ती बचती है वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हो गई ना. सो दैट इज व्हाई आई होप सारे ऑप्शंस भी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे आपकी पूरी साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं. सो बी पेशेंट एंड एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. कंप्लीट द गिवन पैसेज यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो. मैं बहुत स्पीड में बोल के निकाल सकती हूँ, बट मेरा यहाँ पे होल सोल जो मोटिव है वो ये है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. वॉल्केनोज आर क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट आउट ऑफ विच मोल्टन डैश कम आउट. दिस डैश comes from the dash of the earth. The molten rock rushes out through a vertical tunnel called dash and fill a hollow dash at the top. The hot dash on reaching the earth surface is called dash. So basically यहाँ पे तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद ही होना चाहिए बच्चों. So the correct answer is option number B. अब इन डैश डैश को आप एक बार खुद से फिल करके देखना. चलिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. वॉल्केनो क्या होगा, सुनामी क्या होगा, अर्थक्वेक क्या होगा और साइक्लोन क्या होगा. अगेन यहाँ पे आप एलिमिनेशन रूल यूज कर सकते हो, बट अगर आप 100% श्योर हैं, जैसे कि मुझे तो सिर्फ अर्थक्वेक पता है. अर्थक्वेक क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन अर्थ्स लेयर, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म एंड फास्ट मूविंग विंड्स, ये तो नहीं हो सकता. रिलीज ऑफ हॉल्ट मोल्टन रॉक, ये भी आप सब लोग जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो. ए का 3 किस में है, ए का 3 तो बहुत सारे ऑप्शंस में है. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. डिस्टर्बेंस ऑन सी बेड एंड ओशियन फ्लोर, तो चलिए अब हम समझते हैं कि अर्थ को एक किस में जाएगा. ठीक है, अगर मोटा मोटा आपको पता हो तो आपका जो अर्थक्वेक है वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टर्बेंस इन अर्थ लेयर. ठीक है, अर्थ की लेयर में जो डिस्टर्बेंस आता है ना, तो सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट इसमें है या फिर इसमें है. सो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके वैसे एलिमिनेट हो गए और ये हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए. फिर से समझ लेते हैं, ए में क्या है, ए का 3 ये हमने डिस्कस कर लिया. देन बी का 4 सुनामी, बी का 4 डिस्टर्बेंस ऑन सी बेड एंड ओशियन फ्लोर. सुनामी मतलब पानी के अंदर जो सुनामी आती है, याद आ गया होगा.
साइक्लोन आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म एंड फास्ट स्पिनिंग विंड्स। साइक्लोन कुछ इस फनल शेप में आते हैं ना, तो दैट मीन्स ये भी क्लियर है। Oil spills in water bodies result in global warming, acid rain, ozone layer depletion, killing of aquatic animals। तो भाई aquatic animals को वो kill करता है, क्योंकि जो oil spill होता है वो water के ऊपर आ जाता है, water के ऊपर आने से सारे ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, और ऑक्सीजन को ब्लॉक करने की वजह से जो भी aquatic animals होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, एंड दैट इज वाई उनके मरने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। Read the given statement and select the correct option. Statement 1, vehicular exhaust causes a number of deadly disease such as lung cancer and asthma. ठीक है। Harmful gases released from vehicles deplete the air quality. So दोनों ही बातें सही है. So the correct answer should be option number A. Both 1 and 2 are correct. एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। मतलब ये है बच्चों कि भाई जो व्हीकल से गैसेस निकल रही है उसकी वजह से ये सारी चीजें तो हो ही रही है, साथ के साथ उससे हमारी एयर क्वालिटी भी क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, खराब हो रही है। Which diagram shows the Earth, Moon, Sun system and it is total lunar eclipse? ठीक है, तो टोटल लूनर, जो पहले तो हम समझते हैं लूनर इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, सो लूनर इक्लिप्स क्या होता है बच्चों? जब आपका सन, अर्थ और मून एक ही उसमें अलाइन होते हैं, सन अर्थ मून। ठीक है, सन के बाद में अर्थ एंड मून। अब टोटल लूनर इक्लिप्स में क्या होता है बच्चों कि ये जो लूनर होता है ना वो टोटली क्या हो जाता है? इस अर्थ की शैडो से छुप जाता है। टोटल समझना, टोटल मतलब पूरा। लूनर जो वर्ड है वो मून के लिए यूज किया गया है। इसको याद रखने का तरीका है कि जब मून टोटली छुप जाए अर्थ की शैडो से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टोटल लूनर इक्लिप्स। सिमिलरली सोलर में क्या होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ क्या है आपकी सन और मून के बीच में आ रही है, इट ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग टू द मून के पास में जो सनलाइट आने वाली है उसको ब्लॉक कर देती है एंड क्रिएट्स अ शैडो। दिस इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून। इन टोटल लूनर इक्लिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स द मून कंप्लीटली, पूरे मून को कवर कर लेती है, राइट। द प्रोसेस रिजल्टिंग इन emission of heat and light as solar energy is what? So the correct answer should be option number B, that is hydrogen। अब आप सबको पता है कि सन के अंदर क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन होती है। वो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या करती है बच्चों? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती है। हाइड्रोजन गैस कीप्स चेंजिंग इनटू हीलियम। ठीक है, वो क्या करती है? कंटिन्यूअसली हीलियम में चेंज होती है, और जो हीलियम है वो फिर हमें लाइट और हीट की फॉर्म में हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, select the correct statement। inner core of earth contains iron, magnesium and rocks। correct पूछा है, ठीक है। Uranus does not have any natural satellite। during solar eclipse moon comes in between sun and earth। यही हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लूनर में कौन आता है? अर्थ बीच में आती है। सोलर में कौन आएगा? मून बीच में आएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था लूनर में क्या आ रहा था आपका? लूनर मतलब मून छुप जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा? सन तो यहाँ पे रहने ही वाला है। ठीक है, लेकिन बीच में आपका कौन आने वाला है? बीच में आपका मून आ रहा है, और पीछे आपकी क्या आ रही है बच्चों? अर्थ आ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको आप थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। मून से बड़ा होगा और सन से थोड़ा छोटा होगा, एज्यूम कर लेना है। ठीक है, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट। एंड ये इनसेट 4CR इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट। नहीं भाई, तीनों ऑप्शन गलत है। इसके अंदर तो मैक्सिमम आपका आयरन ही होता है। इसके 27 आपके मून होते हैं। और फर्स्ट कौन सा था, याद है क्या सबको? चलिए, फर्स्ट था आपका स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट जो था वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट। Read the given statement, select the correct option। Sound travels faster in water than in wood। ये तो गलत हो गया। लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हेल्प्स इन फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है बच्चों? साउंड जो है वो सॉलिड में जल्दी ट्रैवल करता है, जैसे कि वुड में जल्दी ट्रैवल करेगा। ठीक है, बट इन्होंने बोला फास्टर इन वाटर, सो दैट इज वाई इनकरेक्ट। लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कि जो वाटर के लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है वो हेल्प करेंगे क्या? नहीं, जो सॉलिड के टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली उसको जल्दी ट्रांसफर करवाते हैं साउंड को।
द ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन द लिड एज शोन इन द फिगर इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन आप सभी को पता है, जैसे आप सबने पानी को गर्म होते हुए देखा होगा किचन में, जब वो पानी इवेपोरेट होके भाप बन के ऊपर चला जाता है, लिड के ऊपर जाकर के ठंडा हो जाता है एंड फिर वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आने लग जाता है। इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या है रियल लाइफ एग्जांपल? मैं बता दूं, आइडिया दे देती हूँ। जब आप लोग समर सीजन में कुछ कुछ पीते हो, चलो अब आपको आंसर बताना है। Which of the following can be placed at X and Y? Solubility in water, miscible liquid and immiscible. Miscible मतलब जो मिक्स हो जाते हैं, immiscible मतलब कि जो मिक्स नहीं होते हैं। So X की जगह पे क्या आना चाहिए और Y की जगह पे क्या होना चाहिए? So miscible मतलब ग्लिसरीन आपका मिसिबल हो सकता है, केरोसिन आपका मिसिबल नहीं हो सकता है बच्चों, मिल्क भी आपका मिसिबल हो सकता है। देन Y इमिसिबल, एल्कोहल आपका मिसिबल है, मिक्स हो जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, सो दैट इज वाई ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है। देन आपका एल्कोहल अगेन हमने बात की, मिक्स हो जाता है, सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल जो है वो आपका इमिसिबल है, पानी के ऊपर आपके फ्लोट करने लगता है, एंड ग्लिसरीन सिंपली आपका मिसिबल लिक्विड है, वो मिक्स हो जाता है। Read the given passage and select the option which correctly fill in the blanks. Matter consists of tiny particles called what? टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं मैटर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चों। दीज मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में एटम्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड इन व्हाट? they are not very closely packed in liquids and have what? Less force of attraction than solid. Yes, solid के comparatively उनमें क्या होता है? Less force of attraction होता है। So the correct answer should be option number B। अब आप इनको फिट करके दोबारा पढ़ के देख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक एज सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, आइदर ए और बी। पहले तो समझो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो आपका बन के आ गया, सॉल्यूट जो आपका हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लेमनेड बना रहे हो, तो उसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, सब्सटेंस विच गेट्स डिजॉल्व्ड इन सम अदर सब्सटेंस to form a mixture of uniform solution is called solute. In cold drinks, carbon dioxide is dissolved in water under pressure, so carbon dioxide is a solute and water is a solvent. और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? आपका solution बन जाता है। ठीक है, तो जो ज्यादा अमाउंट में मिलाया जा रहा है वो solvent हो गया आपका, जो थोड़े से अमाउंट में मिलाया जा रहा है वो आपका solute हो गया, और दोनों से मिलके आपका क्या बन जाता है बच्चों? solution बन जाता है। Study the given diagram carefully. Which time points x, y most probably experiencing? x और y क्या होगा? So x, y आपका सन आपका इधर है, तो x और y क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चों कि एक AM होगा, एक PM होगा। ठीक है, अब एक AM एक PM होगा, तो सब में लगभग यही दे रखा है। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों होना चाहिए? देखिए, फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट अकर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सबको पता है ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे, वेयर एज द ऑपोजिट साइड एक्सपीरियंस द नाइट। भाई एक तरफ क्या होगा? दिन होगा, तो दूसरी साइड में क्या होगा? नाइट हो रही होगी। सो एक्स विल बी हैविंग डे एट द सेम टाइम वेयर वाई विल बी नाइट। अब अगर एक्स पे डे है, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि डे टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि नाइट में 12 PM भी तो हो सकते हैं, हमने 7 PM ही क्यों बोला? तो बच्चों देखो, जो 12 PM के लिए क्या होगा? जस्ट इधर वाली डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल रात वाला टाइम होगा। हमारे यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा टाइम ऊपर से, यहाँ से सन अगर यहाँ पे होता तो आपका सी ऑप्शन हो सकता था कि एक तरफ कंप्लीटली डे है और एक तरफ कंप्लीटली नाइट है। ठीक है, बट सन आपका दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सुबह हो गई है और यहाँ पर भी क्या है? थोड़ी शाम हो रही है। क्लियर है? थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फिजिकल चेंज इन मैटर? कौन सा फिजिकल चेंज है? बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। सबसे पहले समझना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है बच्चों। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस का मतलब है जैसे दूध से दही बनना,
ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और वो जो भी चेंज हुआ है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, पानी से आइस बना दिया, आइस से वापस पानी बना दिया, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, यहाँ पे फिजिकल चेंज है। क्या पेपर जल जाने के बाद आप उसको दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। उसको आप किसी भी जो सेपरेशन टेक्निक्स है उनकी हेल्प से वापस से क्या कर सकते हो, शुगर को सेपरेट कर सकते हो वाटर से। बट बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। उबले हुए आलू को हम वापस से नॉर्मल आलू नहीं बना सकते ना, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी आपका केमिकल चेंज है। दिस इज योर फिजिकल चेंज, दिस इज योर फिजिकल चेंज। सो 2 and 4 इज इन ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में कौन से सॉल्यूबल हैं? चॉक पाउडर आपका सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद में यहां पर भी चॉक पाउडर है, आप मिक्स करके देख लेना, तो ए और डी कैंसिल हो गया। देन उसके बाद में हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए सी। मिल्क आपका सॉल्यूबल है, सॉल्ट भी सॉल्यूबल है और टर्मरिक पाउडर भी, दूध में मिक्स कर देते हैं ना, सो ये क्या है, सॉल्यूबल है। अब इसमें से कौन सा नहीं है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड इन रेजिंग अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल। अभी अभी आपने देखा होगा हमारे 26 जनवरी निकली है, तो जब आप फ्लैग होस्टिंग देखते हो तो वहां पे कौन सा आपको मशीन देखने को मिलता है? लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन। वहां पे पुली होती है बच्चों, देखो इस तरीके से, यहाँ पे जो पुली होती है ना, वो देखो एक तरफ से हम जब उसको खींचते हैं तो ये फ्लैग क्या करता है, ऊपर चला जाता है। और पुली में क्या होता है, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, जो औरतें होती थी वो कुएं में से पानी निकालती थी, किसकी हेल्प से? वो कुछ ऐसा ही होता था ना, यहाँ पे हमारी बकेट लटकी हुई है, बकेट क्या करते थे, हम इधर से खींचते थे और ऊपर आ जाती थी। So flagpoles use fixed pulley for raising a flag on a flagpole. A pulley is a simple machine with a rope or chain wrapped around a wheel. It changes the direction of force and thus makes it easier to lift things to some height. और भी बहुत सारी चीजों में हम लोग पुली का यूज करते हैं, मुझे एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पुली दो तो हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैग में और यहाँ पे जो पहले के टाइम पे हम लोग वाटर वगैरह लेते थे कुएं में से, तो और क्या हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पुली के, वो बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थर्ड क्लास लिवर, कौन सा थर्ड क्लास लिवर है? तो सिंपल बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखना है लाइफ में, FLE, ठीक है। जहां पर भी एफर्ट, ये आपका जहां पर भी फलक्रम मिडिल में आ जाए तो वो फर्स्ट क्लास, जहां पे लोड सेकंड मिडिल में आ जाए वो सेकंड क्लास, और जहां पे एफर्ट आपका मिडिल में आ जाए तो एफर्ट आपके मिडिल किस में है, वो होता है आपके ऑप्शन नंबर सी में। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, जैसे कि फर्स्ट में हमने बोला था एफ मतलब कि फलक्रम आपका यहाँ पे क्या है, फलक्रम मिडल में होता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, सिजर्स, तो फलक्रम मतलब आपका फिक्स पॉइंट, ये आपका मिडिल में है, ठीक है। यहां पर भी ये देखो, ये फलक्रम आपका क्या है, मिडिल में है। देन सेकंड में क्या होगा, लोड मिडिल में होगा। जैसे कि आप देख सकते हो किसी चीज को टोंग की हेल्प से तोड़ना है, तो वो क्या है आपका लोड। बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, ये देखो जब हम किसी लोड को कैरी करते हैं तो ये लोड क्या है आपका यहाँ पे मिडिल में है। देन सिमिलरली आपका कार के डोर में आप देख सकते हो लोड आपका यहाँ पे मिडिल में है। देन थर्ड क्लास लिवर में क्या होगा, एफर्ट मिडिल में होगा। जैसे कि सॉरी टोंग नहीं बोला, ये जो तोड़ने वाली चीज है बेसिकली, यहाँ पे टोंग से हम कुछ पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोड आपका यहाँ पे है, लेकिन एफर्ट आपका बीच में से लगता है ना, बीच में से पकड़ते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या हो गया, एफर्ट आपका मिडिल में है। फिशिंग रॉड में भी आपका एफर्ट जो होता है वो मिडिल में होता है, तभी तो उस पर जोर लगाते हैं ना बीच से अपन। चलिए, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट केयरफुल एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। पी जो है वो हमें बताना है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू मोशन, पोजीशन की वजह से क्या होती है, मोशन की वजह से क्या होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, W इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड Z इज अ हीट एनर्जी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। W क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड Z क्या है आपकी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। इन द गिवन चार्ट P रिप्रेजेंट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये क्या है आपकी मैकेनिकल एनर्जी है।
देन उसके बाद में है W इज ए पोटेंशियल एनर्जी एंड X इज ए काइनेटिक एनर्जी। Y रिप्रेजेंट मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक सेपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होगी हमारी मैग्नेटिक एनर्जी। Z इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन रिप्रेजेंट सोलर, जियोथर्मल एंड विंड एनर्जी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सोलर भी हो सकती है, जियोथर्मल भी हो सकते हैं, विंड एनर्जी भी हो सकते हैं। हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, केरोसिन। हीट एनर्जी कहाँ से आती है, फ्यूल्स के बर्न करने से, लाइक कोल, केरोसिन एंड पेट्रोल, एंड इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि हमें हेडिंग में क्या बोला, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जेड आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड, सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। वाई देखो आपका मैग्नेटिक एनर्जी है, ये करेक्ट है। देन एक्स क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक तो करेक्ट दिया था हमें, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट दे दिया। सिमिलरली एक्स इज पोसेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर एंड जेड कैन बी विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हो सकती है, जियोथर्मल एनर्जी, ये भी करेक्ट है। पी इज अ मैकेनिकल एनर्जी एज वी हैव डिस्कस्ड एंड वाई इज अ मैग्नेटिक एनर्जी, तो ये बाकी के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। The force between chalk and blackboard while enabling us to write on board is frictional force। ठीक है, आप सबने देखा होगा जब हम कोई भी दो चीज के रबिंग की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। Whenever two objects rub against each other, there is a force that prevents them to glide smoothly. This force is called frictional force. Frictional force जो यहाँ पे between the chalk and the blackboard prevent the chalk from gliding, मतलब फिसलने से रोकता है, and that is why हम लिख पाते हैं। Similarly, जब आप पेन पेपर पे भी लिखते हो तब भी वहां पे कौन सा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। Which of the following statement is correct for hitting a ball with bat? Force is not applied but work is done। अब भाई फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो वर्क डन कैसे होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, ठीक है। सो फोर्स इज अप्लाइड एंड वर्क इज डन, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और उसकी वजह से क्या हो रही है, जो वर्क हो रहा है, मतलब बॉल जो आगे जा रही है, सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। डैश प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग बेबी प्लांट, कौन बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है, सो द करेक्ट आंसर इज कॉटलियोडॉन्स। अब आपको इसको इमेज भी दिखा देती हूँ, देखो ये क्या करता है, फूड फॉर द एम्ब्रियो। सीड कोट का काम क्या होता है, आउटर सेल होता है ये, ठीक है। एम्ब्रियो बेबी प्लांट होता है, बेबी प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड करता है, कॉटलियोडॉन। कॉटलियोडॉन इज ऑल्सो नोन एज seed leaves stored food for the baby plant. Their main function is to provide food to the growing plant. Which of the following statement is correct? Vitamins help the body to get rid of undigested food. Fat give us more energy than carbohydrate. Preserved food has more nutritive value than fresh food. Roughage present in vegetable and fruits must be discarded. Correct statement पूछा है बच्चों. So the correct statement is option number B. Vitamins help the body to get rid of undigested food. तो अनडाइजेस्टेड फूड को विटामिन्स हेल्प थोड़ी करते हैं, ये तो ग्रोथ के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अनडाइजेस्टेड फूड को तो कौन करता है, वो तो रफेज करता है। सो रफेज का काम होता है जो भी आपका खराब चीजें हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालना। प्रोसेस फूड हैज मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू देन फ्रेश फूड, नहीं भाई, प्रोसेस फूड के अंदर तो कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, सो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। रफेज प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो भी होता है उसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप किसी भी चीज को होल खाओ, एप्पल खा रहे हो तो उसको होल खाओ, क्यों, क्योंकि उसके जो बाहर की आउटर कवरिंग है उसमें रफेज होता है और जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। वो बोल रहे हैं कि इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब उसका छिलका उतार के खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हमें होल खाना चाहिए। सो दैट इज वाई ये भी नहीं होगा। फैट्स गिव मोर एनर्जी, यस, फैट में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा फैट खाना है, ठीक है। सम टाइम इट्स फाइन, और जो भी आपको मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हो वो ठीक है, बट ज्यादा नहीं लेना है। The given option shows the bacterial count, oxygen level and number of green plants and animals in the water body near the 4 towns A, B, C, D. Which town is situated near polluted water body? Polluted water body के पास में कौन सा होगा? So the correct answer is option number C. देखो polluted water body के पास में बैक्टीरियल काउंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स भी आपके कम हो जाएंगे, और ग्रीन प्लांट्स कम होंगे तो नंबर ऑफ एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज दे विल डिकम्पोज द मैटर
मैटर को डिकम्पोज कर देंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन विल बी लेस विच विल अल्टीमेटली लीड वेरी फ्यू नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. भाई ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहेंगे. फ्रेश वाटर इज अ हैबिटेट ऑफ फ्रॉग, टोड, ऑक्टोपस, दिस एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. डी क्यों है, देखो फ्रेश वाटर इज अ नेचुरल अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड कंटेन्स मिनिमल क्वांटिटीज ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट. ठीक है, जैसे कि वो कौन कौन होते हैं, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, ये सब हमारे क्या है, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं, जहां पर भी कौन रहता है, एनिमल्स, फिश, फ्रॉग, क्रेन, स्वॉन एंड सैलमेंडर. अब आप देखो इसमें ना कोई कोई ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि फ्रेश वाटर जिनको कि रिक्वायर्ड नहीं है. सो दैट इज वाई यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से ग्रुप में कंप्लीटली ये वैल्यूएबल है. ब्लड सेल्स विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो वो होता है आपके प्लेटलेट्स. इसीलिए प्लेटलेट्स अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो क्या होता है, कई बार बच्चों ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है. कई बार जब डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं. सो इसीलिए प्लेटलेट्स को टाइम पे ज़रूरी है उसको वापस से क्योर करवाना. और मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए. प्लेटलेट काउंट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन लूजनिंग ऑफ सॉइल. लूजनिंग ऑफ सॉइल में तो फ्रेंड्स कौन होते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, अर्थवॉर्म. ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं क्रॉप्स के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लूजनिंग ऑफ सॉइल. वो कौन करते हैं, वो अर्थवॉर्म. फार्मर्स फ्रेंड भी हम जिनको बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सो इट हेल्प्स द ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस ऑफ सॉइल एंड इम्प्रूव्स इट्स फर्टिलिटी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अचीवर सेक्शंस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अचीवर सेक्शन होने वाला है. विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट क्लास. अब आपको बताया था FLE, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे आप लोग. एंड द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचीवर सेक्शन, जहां पे एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होने वाला है. सारे बच्चों को अटेम्प्ट करना है. स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. Animals lives in forest. Animal, no animal lives in hot and dry region. Yes, thick skin to avoid water loss. ठीक है. Has sharp pointed, इनकरेक्ट पूछा है बच्चों. ठीक है, तो आर आपका कैमल तो करेक्ट आंसर हो गया. सो ये तो हमारा नहीं होगा. ठीक है भाई, वो फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं. एनिमल लिव्स इन हॉट एंड ड्राई रीजन. यस, कैमल रहते हैं. थिक स्किन होती है वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए. बट हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. क्यू इज अ कार्निवोर. क्यू कार्निवोर है एंड कैन बी टाइगर. और टाइगर हो सकता है क्या, चलिए देखते हैं. एनिमल लिव्स इन फॉरेस्ट. यस, हैज शार्प टीथ. यस, शार्प टीथ होते हैं. शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स टू टेयर फ्लैश. तो यस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों. ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता. क्यू कैन बी स्कैवेंजर एंड इज क्रो. भाई क्रो जो होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट में कभी नहीं रहते हैं, राइट. सो ये आपका, और क्रो जो है वो ओमनीवोर है. सो दैट इज वाई दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है. पी इज अ हर्बीवोर. सो हैज शार्प इंसिजन, ब्रॉड मोलर्स एंड प्री मोलर्स. यस, गाय और आपने देखा होगा बफलोज के जो हैं वो शार्प इंसिजन्स एंड हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके जो मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, राइट. सो इट कैन बी अ डियर. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया है, बस स्टेटमेंट को समझना है और अकॉर्डिंगली आपको इसको चूज करना है. Q cannot be crow. Crow lives in the forest located along the river stream. भाई पानी के आसपास रहता है ये. It avoids going into the dense forest. It can be scavenger or omnivore but does not have sharp pointed teeth to tear the flesh. Next achiever section question is Kavita took 4 dishes PQRS with cotton on each of them. She put equal number of bean seed. Equal number of bean के seed डाल दिए उसने कॉटन के ऊपर and kept these dishes under different conditions as shown in the table. Basically उसने क्या किया, किसी को तो एयर दिया, किसी को मॉइस्चर दिया, किसी को वार्मथ दिया, और एस जो डिश थी आपकी उसको उसने एयर, वार्मथ, मॉइस्चर तीनों दिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, उसको एयर, मॉइस्चर, वार्मथ सारी चीजें चाहिए. अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल गया आपको आसानी से. Next question. Read the conversation among 3 friends as given below. Select the correct option X, Y, Z. It can be compressed to some extent.
कुछ एक्सटेंट तक उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है. वो किस में होती है? चलिए नेक्स्ट. इट कैन बी कंप्रेस्ड. इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इट इज कॉल्ड एक्स. इसको हम कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं और कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती है. फटाफट से गेस कर लो. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. तो Z क्या होगा आपका? सॉलिड होगा बच्चों. ठीक है. X आपका क्या होगा? गैस होगा. और Y क्या है आपका? लिक्विड होगा. अब बताओ आंसर क्या होगा इसका? सो 48 का आंसर आपका होना चाहिए बी. एक्स कैन बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एक्स आपकी क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो ये हो सकती है. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का. तो ये हो सकती है. ठीक है, क्योंकि वो क्या है? वो गैसेस हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन स्टेटमेंट x इज गैस, y इज लिक्विड एंड z इज सॉलिड एज वी हैव डिस्कस्ड. The next question is again 3 marks question. Rahul heated a piece of metal made up of metal P and Q. After few minutes he observed that it curved as shown. What can be concluded from? एक metal Q है, एक P है. Metal Q expand less than the metal P. भाई ये Q तो ज्यादा expand हुआ है ना, तो ये तो नहीं हो सकता है. Metal P expands लेस देन क्यू. यस, पी लेस हुआ है ना, क्यू तो ज्यादा हुआ है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. पी एक्सपैंड मतलब कि एक्सपैंड हो रहा है. मेटल क्यू कॉन्ट्रैक्ट. क्यू तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, ये तो ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, तो ये भी गलत है. मेटल क्यू एक्सपैंड एंड मेटल पी कॉन्ट्रैक्ट. की पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है. And the last question of this evening. Okay, so well done my dear students. You have done very nice job. Last तक आप मेरे साथ रुके हो. That means you are really interested in your science concept. तो उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक रुके हो. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेल डन. द गिवन फिगर शोज द फेजेस ऑफ द मून. सेलेक्ट द डेट्स ऑफ द फेजेस ऑफ द मून ड्यूरिंग विच द हाईएस्ट टाइड्स. हाईएस्ट टाइड्स हमें कब दिखती है? अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, जबरदस्त तरीके से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन, राइट? सो आपके हाईएस्ट टाइड होती है बच्चों न्यू मून के दिन और फुल मून के दिन, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे. वेल डन माय डियर students, you have done a great job. I'm so proud of you. Well done. Pat your back from myself. Yes, say shabash to yourself. आपने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं एंड डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स को बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैक करने वाले हैं. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट बहुत सारे बच्चों के साथ ये वीडियो पहुंच पाए एंड उससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है. That's it from my side. Let's meet in the next video. Till then, keep practicing such type of question. That is the whole soul truth. Because बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा. मुझसे आप और कौन से वीडियोस की हेल्प लेना चाहते हैं, क्या आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. That's it. Bye bye. Take care.